कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आपके समक्ष स्पीति में बारिश के पाठ के आसपास, यानी इससे पहले 2 अंकों में, पहले अंक में हमने पाठ का सारांश, यात्रा वृत्तांत का सारांश जाना था। अगले अंक में हमने अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की थी, प्रश्न और उनके उत्तरों पर। आज तीसरा अंक है जिसमें पाठ के आसपास, पुस्तक यदि आप लिए बैठे हैं तो आप खोलकर देखिए, पाठ के आसपास दिया गया है। उसमें भी 4 प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका बाहर से ही आता है और जिसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। छात्रों, ये आपके लिए है, हम केवल यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ अप्रैल मई के बाद जेठ का महीना जब गर्मी से हमें खूब तपाने लगता है, अर्थात बहुत अधिक हमें गर्मी लगने लगती है, आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं जो शरीर और मन को शांति प्रदान करने वाले होते हैं, तथा उनके बाद जब तेज वर्षा होती है तो चारों तरफ प्रसन्नता और शीतलता व्याप्त हो जाती है। प्रकृति भी प्रसन्न होकर खिलखिलाने लगती है, मुस्कुराने लगती है। सारे पेड़ पौधे जिनके ऊपर अभी तक धूल चढ़ चुकी थी वो भी नहाकर धुलकर साफ सुथरे हरे हरे सुंदर दिखाई देने लगते हैं, जिनके कारण से मन को प्रसन्नता मिलने लगती है, उन्हें देखने भर से मन को खुशी मिलती है। या यूं भी कहा जा सकता है कि वर्षा ऋतु के आने पर या आगमन पर पूरी प्रकृति अपने यौवन काल को प्राप्त कर लेती है। फिर से नए नए छोटे छोटे अंकुर फूटने लगते हैं, नए नए पौधे खिलने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? आप इसमें थोड़ा अपने विचार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपना जीवन अच्छा लगेगा। हमारा जीवन अच्छा इसलिए क्योंकि हमारे पास साधन है, हम साधन संपन्न हैं। यहाँ से हमें बाहर तक जाना है, मार्केट जाना है, विद्यालय जाना है तो हमारे पास कोई ना कोई व्हीकल होता है। 2 व्हीलर से जाते हैं, स्कूल की बस होती है, माता पिता के साथ जाते 4 व्हीलर भी होता है, और सामान कोई लेना है, फोन भी हमारे पास होता है, संचार का साधन भी, आवागमन के साधन भी है, सड़कें भी हमारी अब तो ठीक ही हैं, और बाकी की भी यदि हमारी कोई आवश्यकता होती है तो माता पिता अवश्य ही पूरी कर देते हैं। भोजन की यदि बात की जाए तो भोजन में भी यहाँ सभी तरह की फसलें, फल, सब्जियां, हमें सभी कुछ मिलता है, तो इसलिए ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है। सर्दी में हमारे पास कपड़े इतने होते हैं, गर्मी में हमारे पास 10 साधन होते हैं गर्मी दूर करने के लिए भी। पर यदि हम तुलना करें स्पीति के लोगों की तो आप देखिए, आवागमन के साधन नो, मौसम को यदि देखें हम तो 9-10 महीने यदि वहां बर्फ रहती है तो घरों में बंद रहना पड़ता है, और उस सर्दी से राहत पाने के लिए भी उनके पास सूखी लकड़ियां तक नहीं होती हैं। भोजन की यदि हम बात करें तो उनके पास गिनी चुनी फसलें होती हैं, वही वर्ष भर में उन एक बार उगती हैं, वही वर्ष भर में गुजारा करना होता है। और इसके अतिरिक्त जनसंचार के साधन उनके पास नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है। यदि किसी से मिलना भी होता है अपने से तो वही जो अल्पकालीन वसंत होता है उनका 3-4 महीने का, उसी में जाकर आकर वो कुशलक्षेम एक दूसरे की ले लेते हैं। तो मैदानी क्षेत्र का जीवन बहुत अच्छा है अपेक्षाकृत स्पीति की, क्योंकि वहां ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास मैदानी क्षेत्र के लोगों के पास उपलब्ध होती हैं। मौसम भी वहां केवल 2 होते हैं, हमारे पास 6 ऋतुएं होती हैं। इस मामले में तो भाग्यशाली भारत ही है, अन्यत्र भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान
किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। आप इसमें वैष्णो देवी की यात्रा लिख सकते हैं, या अभी कोरोना काल में यदि आपने कहीं की भी यात्रा की है, वैसे तो इस समय में यात्राएं बंद हैं, पर इससे पूर्व में भी कोई यात्रा यदि आपने की है तो आप उसका इसमें 200 शब्दों तक आपको अनुच्छेद लिखना है। वो आप चाहे जहां का लिखें, चाहे आप अपने क्षेत्र बिहार में गए हों, जो बिहार के रहने वाले हैं, अयोध्या का कोई रहने वाला है, लखनऊ का कोई रहने वाला है, हरिद्वार का कोई रहने वाला है, अमृतसर का है, पंजाब का, जहाँ जिस भी क्षेत्र का है आप वही का, दिल्ली में आप गए हैं, कोई भी ऐतिहासिक क्षेत्र जगह आप ले सकते हैं, उसका वर्णन आप इसमें करेंगे। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जाने, सोचे और लिखे। गूगल देव आपके पास उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। हाँ, जनसंचार के थोड़े साधन वायरलेस वहां अब उपलब्ध हैं, सड़कें भी अब बनने लगी हैं, कई बार न्यूज आदि में दिखाते हैं। आज के समय में यदि देखा जाए तो वहां बहुत तरक्की हो गई है, परंतु प्राकृतिक रूप से जो वहां का वेदर है, मौसम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, रास्ते बन सकते हैं, पर बर्फ के कारण उस कठोर मौसम में वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में वहां के लोग अपना क्षेत्र छोड़ना भी नहीं चाहते। अपनी मातृभूमि या अपनी जन्मभूमि से हम सबको बहुत लगाव होता है, ये भारतीयों का एक स्वाभाविक गुण है। तो इस कारण से भी वहां के लोग अन्यत्र नहीं जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अतिरिक्त प्रश्न। कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, ये 3-4 मैं आपके साथ चर्चा इन पर कर लेती हूं। स्पीति में बारिश पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य यानी केंद्रीय भाव इसमें क्या है? जैसा मैंने आपको सारांश जब बताया था, समरी आपको बताई थी पाठ की, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य भाग में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से कुछ अलग है या भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है, जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी बहुत बारीकी से वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। ये इस पाठ का केंद्रीय भाव है, जो मैंने आपको सेशन 1 में भी स्पष्ट किया था। दूसरा प्रश्न है, शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। हिम कहते हैं बर्फ को, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कृष्णनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि पहाड़ के शिखरों पर जो बर्फ जमी हुई है उसे शिव की तेज हंसी का कारण माना जाता है, परंतु स्पीति में यह मान्यता कदापि लागू नहीं होती है। यहां बर्फ कष्ट का प्रतीक है। जीवन में इतने अभाव हैं वहां रहने वाले लोगों के कि वहां दर्द के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। पीड़ा के अतिरिक्त, अभाव के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां केवल चीख पुकार, दर्द बर्फ के रूप में जमा हुआ प्रतीत होता है। स्पीति रेगुलेशन कब पास हुआ, इसके बारे में लिखिए। लाहौल स्पीति रेगुलेशन 1873 ईस्वी में
ब्रिटिश सरकार के समय पारित किया गया था, जिसके निम्नलिखित प्रभाव हुए या थे। लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया या प्राप्त हुआ। यहाँ ब्रिटिश भारत के अन्य कानून लागू नहीं होते, स्वायत्त बताया गया है। स्थानीय प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए हैं, जो वहां शासन करते हैं। नोनो मालगुजारी, राह खर्च जो होता है, इकट्ठा करना तथा फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करते थे। अधिक बड़े मामले कमिश्नर को भेजे जाते थे। और अंतिम प्रश्न है, बाह्य आक्रमण से स्पीति के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? बाह्य आक्रमण से स्पीति के लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए एक अप्रतिकार तरीका ही अपनाते हैं। वे उससे लड़ते नहीं हैं। जैसा मैंने कहा था कि वो एक आंखें बंद करके एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। चांगमा, वहां एक वृक्ष होता है, उसका तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंखें बंद करके वो बैठ जाते हैं, छिपकर। उनकी समझ से वो छिप गए हैं। और जब आक्रमणकारी या अन्य कोई भी संकट आकर चला जाता है, तब वो वहां से वापस उठकर अपने घरों में आ जाते हैं। उनका एक अपना ही तरीका है। जबकि अन्य कहीं यदि देखा जाए किसी मैदानी क्षेत्र में या अन्य कहीं, हम आपस में ही देख सकते हैं, कोई हमें ऐसी लगती जलती भुनती बात कह दे तो हम बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, तीर कमान हो जाते हैं, यानी लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। तो वहाँ के लोग इसीलिए सरल प्रवृत्ति के, मैंने पहले ही दिन बताया था कि वहाँ के लोग बड़ी सरल सी प्रवृत्ति के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, और वो झगड़ा आदि भी नहीं करते हैं। तभी तो इतनी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। ये हमारा पाठ यहीं, यात्रा वृत्तांत यहीं पूरा हो जाता है। और इसके बाद फिर हम एक नई कविता या अन्य किसी पाठ के साथ फिर से भेंट करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।